अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर अहमद। आज मैं इंसानी दिमाग पर बात करना चाहती हूँ। हम इसे कितना समझ पाए हैं? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। एक बेहतरीन टॉपिक। दिमाग, जो अल्लाह की सबसे अजीम निशानियों में से एक है, उसे हम जितना भी समझें, उसकी गहराइयाँ और भी खुलती जाती हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ 1.3 केजी का एक ऑर्गन है, लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटी माइंड बॉगलिंग है। मैं इसकी कैपेबिलिटीज पर हैरान रहती हूँ। बिल्कुल। और इस 1,3 किलो के मास में अल्लाह ने क्या कुछ नहीं समा दिया। इसका हर हिस्सा, हर कनेक्शन एक आयत है, एक निशानी है। लेकिन कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोफेसर? क्या हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो इसकी असल शान दिखा सके? ज़रूर। ज़रा गौर करो फातिमा। एक इंसानी दिमाग में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद सितारों की तादाद के करीब है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा है। हर न्यूरॉन का क्या काम होता है? हर न्यूरॉन एक छोटा सा प्रोसेसर है जो सिग्नल्स रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और आगे भेजता है। और हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो फिर सिनेप्सिस की तादाद तो और भी ज्यादा होगी, राइट? वो कनेक्शंस। इंडीड, सिनेप्सिस की तादाद तो और भी हैरानकुन है। एक एवरेज इंसानी दिमाग में तकरीबन 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। 100 ट्रिलियन? मतलब हर न्यूरॉन के एवरेज कितने कनेक्शंस? ये तो एक बहुत ही डेंस नेटवर्क है। बिल्कुल। अगर तुम इन 100 ट्रिलियन कनेक्शंस को गिनना शुरू करो और हर सेकंड एक गिनो, तो तुम्हें ये गिनती पूरी करने में 3 मिलियन साल लग जाएंगे। 3 मिलियन साल? ये तो सोच से भी बाहर है। और ये सब कनेक्शंस परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। यही तो अल्लाह की कुदरत है। और इन कनेक्शंस के ज़रिए तुम्हारा दिमाग हर सेकंड 10 टू दी पावर 15 ऑपरेशंस, एक पेटाफ्लॉप से भी ज़्यादा परफॉर्म करता है। हमारे सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर्स भी इस एफिशिएंसी को मैच नहीं कर सकते। पेटाफ्लॉप्स की प्रोसेसिंग पावर, और वो भी सिर्फ 20 वॉट्स की एनर्जी कंजम्पशन पर। हमारे सुपर कंप्यूटर्स तो मेगावाट्स में एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ 20 वॉट्स पर चलता है, जबकि एक मॉडर्न सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए मेगावाट्स की बिजली चाहिए होती है। ये एनर्जी एफिशिएंसी खुद में एक मौजज़ा है। सुभान अल्लाह! मतलब इतनी कम्प्लेक्सिटी, इतनी पावर और इतनी एफिशिएंसी, ये तो इंजीनियरिंग का शाहकार है। और ये सब एक छोटे से खोल में समाया हुआ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारी ज़ातों में भी निशानियां हैं, क्या तुम देखते नहीं? सूरह अद्दारियात 51-21। ये दिमाग इस आयत की सबसे बड़ी मिसाल है। हाँ, मैं अब इस आयत को एक नए तरीके से देख रही हूँ। अपनी ज़ात में इतनी गहराई, इतनी परफेक्शन। ये तो बस शुरुआत है फातिमा। अभी तो हमने इसकी गहराइयों में उतरना शुरू भी नहीं किया। तो प्रोफेसर, न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस की बात तो होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है? हमारा दिमाग इतनी तेजी से कैसे सीखता है, याद रखता है? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है। हमारा दिमाग अपनी स्ट्रक्चर और कनेक्शंस को मुसलसल बदलता रहता है, नए तजुर्बात की बुनियाद पर। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है। न्यूरोप्लास्टिसिटी तो हमारी बायो इंजीनियरिंग में भी एक हॉट टॉपिक है। हम ऐसे अडेप्टिव सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसानी दिमाग जैसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। एक सुपर कंप्यूटर को अगर नया काम सिखाना हो, तो उसे दोबारा प्रोग्राम करना पड़ता है, जबकि दिमाग एक सिंगल इंस्टेंस से भी सीख लेता है। जैसे एक बच्चा एक बार आग को देखकर समझ जाता है कि ये खतरनाक है। ये वन शॉट लर्निंग एबिलिटी तो एआई के लिए अभी भी एक चैलेंज है। हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को लाखों डेटा सेट्स चाहिए होते हैं। और मेमोरी की बात करें तो हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, जिसके बारे में साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि ये तकरीबन 2.5 पेटाबाइट्स है। अगर तुम हाई डेफिनेशन वीडियोस रिकॉर्ड करो तो ये 300 साल तक चल सकती हैं। 2.5 पेटाबाइट्स मतलब एक डिजिटल लाइब्रेरी जितनी इंफॉर्मेशन हमारे सर में है, और हम सिर्फ एक सेकंड में उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, और इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का तरीका भी अद्भुत है।
ये सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं, ये मीनिंगफुल एसोसिएशन है। एक खुशबू, एक आवाज़ पूरी पुरानी याद को ताज़ा कर सकती है। हमारे कंप्यूटर्स तो फाइल सिस्टम या डेटाबेस क्वेरीज यूज करते हैं। दिमाग की डेटा इंडेक्सिंग और रिट्रीवल कितनी सोफिस्टिकेटेड है, ये सोचना भी मुश्किल है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेमोरी, लर्निंग, ये सब अल्लाह की अल हकीम यानी अल दाना सिफात की निशानियां हैं। हर चीज एक मकसद और हिकमत से बनाई गई है। प्रोफेसर, नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरीज की बात करें तो रामोन या काजाल ने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर और हॉजकिन एंड हक्सली ने नर्व इम्पल्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझाया। ये सब कितना फंडामेंटल है। बिल्कुल। और एरिक कैंडल का काम, जिन्होंने मेमोरी फॉर्मेशन के सेल्यूलर मैकेनिज्म्स को डिस्कवर किया, ये सब दिखाता है कि कैसे माइक्रो लेवल पर भी हर चीज़ इतनी प्रिसाइसली इंजीनियर्ड है। और रीसेंट रिसर्च जैसे कनेक्टोमिक्स, जो ब्रेन के कंप्लीट वायरिंग डायग्राम को मैप करने की कोशिश कर रही है, वो भी इस कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करती है। साइंस ऑफ अल्लाह ने दिखाया है कि कैसे हर ब्रेन रीजन का अपना एक यूनिक कनेक्टिविटी पैटर्न है। ये कोई रैंडम वायरिंग नहीं, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, पर्पस ड्रिवन नेटवर्क है। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो दिमाग में पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है, जहां हजारों टास्क एक साथ प्रोसेस होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी है, जहां कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं। ये सिर्फ पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं फातिमा, ये मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग है, जहां हर न्यूरॉन एक छोटा प्रोसेसर है और पूरा नेटवर्क मिलकर काम करता है। ये खुद को ऑप्टिमाइज करता है और एनर्जी एफिशिएंसी इसकी पहचान है। हमारे सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स भी इतने एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। एक जीपीयू जो टेराफ्लॉप्स में कैलकुलेट करता है, वो भी 200-300 वॉट्स कंज्यूम करता है। और खुद मरामत यानी सेल्फ रिपेयर की सलाहियत। अगर दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो दूसरे हिस्से उसका काम संभाल लेते हैं। हमारी कोई भी मशीन ऐसी नहीं। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग की मैट्रिक्स पर सुपीरियरिटी है। पार्ट्स काउंट, एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी, सेल्फ रिपेयर, लर्निंग स्पीड, हर चीज में इंसानी दिमाग सुपीरियर है। अब जरा मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी पर गौर करो। एक सिंगल फंक्शनल प्रोटीन के रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 10 रेज़ टू द पावर 164 में से 1 है। अब 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस के परफेक्ट अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है प्रोफेसर, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। रैंडम चांस से ऐसा सिस्टम बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरा यूनिवर्स भी इतना टाइम नहीं देता कि ये चांद से हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक अजीम खालिक की प्लानिंग और डिज़ाइन का नतीजा हो सकता है। ये स्टैटिस्टिक्स तो सच में माइंड ब्लोइंग है। हर तरफ से डिजाइन और मकसद नजर आता है। यही तो अल्लाह की कुदरत है फातिमा, वो हर चीज पर कादिर है। और जब हम दिमाग की इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो हमारा दिल बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठता है। सुभान अल्लाह, सच में ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, ये एक पूरी कायनात है अपने अंदर। और ये कायनात सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए नहीं, बल्कि एहसास, शाऊर और इरादे के लिए भी है। यही है वो नफ्स या रूह जिसका जिक्र कुरान करता है। रूह, कॉन्शियसनेस, ये सबसे बड़ा राज है। जिसका इल्म अल्लाह ने सिर्फ थोड़ा सा ही इंसान को दिया है। और वो तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कह दो, रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से थोड़ा ही दिया गया है। सूरा अल-इसरा 1785। ये आयत अब और भी गहराई से समझ में आ रही है। हम कितनी भी रिसर्च कर लें, रूह का इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता। यही तो हमें अल्लाह की अज़मत और अपनी हद बताती है कि हम कितने इल्म वाले हो जाएं, फिर भी उसके इल्म के सामने बेबस हैं। प्रोफेसर, कुछ लोग कहते हैं कि दिमाग और कॉन्शियसनेस सिर्फ एवोल्यूशन का नतीजा है, कि ग्रेजुअल म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन ने इसे बनाया है, बिना किसी डिजाइनर के। ये एक आम एथियस्ट आर्ग्यूमेंट है फातिमा, लेकिन क्या ये साइंटिफिक और लॉजिकल बुनियाद पर ठीक है? उनका कहना है कि शुरू में सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, फिर वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गए और दिमाग भी इसी तरीके से इवॉल्व हुआ। पहला सवाल, क्या दिमाग के कुछ हिस्से इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स नहीं हैं? जैसे ज़बान यानी लैंग्वेज की एबिलिटी। इसके लिए सिर्फ ब्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं, वोकल कॉर्ड्स, ऑडिटरी प्रोसेसिंग
और सोशल कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं। हाँ, इरिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट तो माइकल बीहे ने बैक्टीरियल फ्लैजेलम के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। यहाँ भी वो अप्लाई होता है। बिल्कुल। कॉन्शियसनेस फॉर एग्जाम्पल, क्या इसका कोई हाफ कॉन्शियस स्टेज फंक्शनल हो सकता है? या तो आप कॉन्शियस हैं या नहीं। ग्रेजुअल एवोल्यूशन के लिए हर इंटरमीडिएट स्टेप का फंक्शनल होना जरूरी है। तो कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन में सर्वाइवल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट मुश्किल हो जाता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, स्पेसिफाइड कम्प्लेक्सिटी। दिमाग सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं, ये स्पेसिफाइड है। इसमें हर चीज एक खास मकसद के लिए डिजाइन की गई है। देखने के लिए विजुअल कॉर्टेक्स, सुनने के लिए ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जैसे कि सॉफ्टवेयर कोड, वो कॉम्प्लेक्स भी होता है और स्पेसिफाइड भी। रैंडम लेटर्स का कलेक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन स्पेसिफाइड नहीं। बराबर। अगर मैं तुम्हारे सामने एक सुपर कंप्यूटर रख दूं और कहूं कि ये खुद ब खुद रैंडम प्रोसेसेस से बन गया, क्या तुम मानोगी? बिल्कुल नहीं। उसके हर कंपोनेंट, हर सर्किट बोर्ड की डिजाइन में इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस नजर आती है। तो फिर इंसानी दिमाग जो उस सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट है, उसके लिए हम ये कैसे मान लें कि ये रैंडम चांस से बन गया? ये तो लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है। हम अपनी बनाई चीजों में डिजाइन देखते हैं लेकिन अल्लाह की बनाई चीजों में नहीं। तीसरा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। हमने पहले ही देखा कि एक सिंगल फंक्शनल प्रोटीन के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। अब हजारों प्रोटीन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ साइनैप्सेस और उनकी परफेक्ट स्पेसिफिक कनेक्शंस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमने 10 टू द पावर 16 बिलियन की बात की थी। अगर हम इसे स्केल अप करें तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे यूनिवर्स में इतने एटम्स भी नहीं हैं जितने पॉसिबल रैंडम कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। साइंस ने एस्टिमेट किया है कि एक सिंपल फंक्शनल सेल के स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 10 टू द पावर 200,000 में से 1 है। अब दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी इससे कितनी ज़्यादा है, तुम खुद अंदाज़ा लगा सकती हो। 10 टू द पावर 200,000? ये तो सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इम्पॉसिबिलिटी की चीख है। ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस साइंटिफिक और मैथमेटिकल रिफ्यूटेशन है। ये सिर्फ फेथ की बात नहीं, ये साइंस खुद कह रही है कि चांस इज नॉट एन ऑप्शन। लेकिन स्केप्टिक्स कहते हैं कि टाइम और वास्ट यूनिवर्स ने इस इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बना दिया होगा। टाइम कितना भी हो, अगर प्रोबेबिलिटी 0 के करीब हो तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर रैंडम इवेंट हो जाएगा। ये फाइन ट्यूनिंग है, हर चीज मकसद के लिए सेट की गई है। तो ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बल्कि एक टेलीलॉजिकल सिस्टम है। इसका एक मकसद है। बिल्कुल। दिमाग का मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि समझना, गौर करना और खालिक को पहचानना है। यही तो अक्ल का असल मकसद है। ये सब आर्ग्यूमेंट सुनकर एवोल्यूशनिस्ट पर्सपेक्टिव कमजोर लगने लगा है। ये सिर्फ कमज़ोर नहीं, ये एक अधूरा नज़रिया है। ये कैसे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों और किसने को नज़रअंदाज करता है। तो साइंस खुद बता रही है कि इसके पीछे एक अजीम जहन है, एक डिजाइनर। अब हम देखते हैं कि कुरान, जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, इस बारे में क्या कहता है। क्या वो मॉडर्न डिस्कवरी से पहले ही इसकी तरफ इशारा कर रहा था? मैं इस एस्पेक्ट को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ प्रोफेसर। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और ख़ुद उनकी ज़ातों में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि ये कुरान हक़ है। सूरह फुस्सिलात 4:53। खुद उनकी ज़ातों में भी? ये आयत तो सीधे दिमाग और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल। और अरबिक रूट वर्ड अक्ल है, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, टू रीज़न, टू बाइंड। ये दिमाग की बुनियादी सलाहियत को बयान करता है। कुरान बार बार अक्ल करने और फिक्र करने पर जोर देता है। तो कुरान सिर्फ देखने को नहीं बल्कि गौर व फिक्र करने और समझने को कहता है। एक और आयत देखो, वही है जिसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल यानी माइंड्स बनाए।
तुम बहुत कम शुक्र करते हो। सूरह अल मुल्क 67:23। यहाँ दिल, कल्ब का मतलब अक्सर अकल और समझ के मरकज से लिया जाता है। तो 1400 साल पहले ही कुरान ने हमें हमारे सेंसेस और हमारे माइंड की इंपॉर्टेंस बता दी थी, जो आज साइंस डिस्कवर कर रही है। उस वक्त लोग दिमाग की इस कम्प्लेक्सिटी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन कुरान ने उन्हें अपनी ज़ातों में गौर करने की दावत दी। यही है कुरान का मिरेकल ऑफ नॉलेज। हदीस में भी कोई रेफरेंस है? हाँ, एक मशहूर हदीस है, तफक्कुरु सातिन खैरुन मिन इबादत सना, यानी 1 घंटे का गौर व फिक्र 1 साल की इबादत से बेहतर है। ये हदीस हमें अल्लाह की मखलूक में गौर करने की तरगीब देती है और दिमाग इस गौर व फिक्र का मरकज़ है। ये हदीस तो सीधे साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ती है। नॉलेज गेन करना भी इबादत है, अगर वो अल्लाह की पहचान की तरफ ले जाए। यही असल मकसद है। जब तुम दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को समझती हो तो तुम्हें अल्लाह की हिकमत और कुदरत का एहसास होता है। यही इल्म से ईमान का सफ़र है। मैं देख सकती हूँ कि कैसे कुरान की आयत और हदीस मॉडर्न साइंस की डिस्कवरीज के साथ बिल्कुल अलाइन करती हैं। ये रेवलेशन कितनी टाइमलेस है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं फातिमा, ये इस बात का सबूत है कि कुरान एक ऐसे खालिक का कलाम है जो हर चीज़ का इल्म रखता है, गुजरे हुए कल का भी और आने वाले कल का भी। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने मेरे अंदर एक गहरी तब्दीली लाई है। मैं दिमाग को अब सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं, बल्कि अल्लाह की एक जिंदा निशानी के तौर पर देख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो इल्म से ईमान तक का सफ़र है। जब तुम साइंस की आंखों से अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखती हो तो तुम्हारा ईमान मजबूत होता है। तो इस इल्म का हमारे लिए क्या मतलब है? हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे अप्लाई करें? इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर एक अजीम मैकेनिज़्म है जो उसे हकीकत को समझने और खालिक को पहचानने की सलाहियत देता है। यही तौहीद की बुनियाद है। इतनी यूनिफाइड कम्प्लेक्सिटी, इतनी परफेक्ट फंक्शनैलिटी सिर्फ एक वाहिद खालिक का काम हो सकती है। तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, ये दिमाग खुद इस बात का सबूत है कि कोई शरीक नहीं। और इस अजीम नेमत के साथ हमारी जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हकीकत को तलाश करने में और अल्लाह की इबादत में। अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल है तो हमें इसे गफलत में नहीं रखना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। बिल्कुल। जब तुम नमाज में खड़ी होती हो या कुरान पढ़ती हो तो अपने दिमाग की इस अजीम सलाहियत को अल्लाह की अज़मत पर गौर करने में लगाओ। यही एहसान है, अल्लाह की इबादत ऐसे करना जैसे तुम उसे देख रही हो या वो तुम्हें देख रहा है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक रूहानी सफ़र है। मेरी रिसर्च और मेरी इबादत दोनों को नया मकसद मिल गया है। जज़ाकल्लाह खैर प्रोफेसर। वाह या की फातिमा, याद रखो हर आयत, निशानी अल्लाह की तरफ से एक दावत है। इस दावत को कबूल करना और इस पर गौर करना ही असल कामयाबी है। अल्लाह हम सबको अपनी निशानियों को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। मैं अब और भी गहराई से इसे एक्सप्लोर करूंगी, इंशाल्लाह। यही तो असल तकवा है, जब इल्म तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए। कीप एक्सप्लोरिंग फातिमा, द साइंस आर एंडलेस।